दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद भी बवाल नहीं थम रहा। अब एक नया बवाल खड़ा हो गया। बिहार के सीवान में आरोप लगा कि वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक पुलिसकर्मी ने AK-47 राइफल से गोलियां चलाई थी। एक या दो नहीं बल्कि कई गोलियां चलाने के आरोप लगाए। इस पर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा बढ़ने पर उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया जिन पर AK-47 राइफल से गोली चलाने के आरोप लगे। घटना 2 दिन पहले यानी 25 जुलाई की बताई गई। उस दिन दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बिहार में बंद बुलाया गया था और बंद के दौरान सबसे ज्यादा बवाल सीवान में हुआ था। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। पुलिस के रोकने पर छात्रों ने पथराव कर दिया था। कुछ पुलिस वाले पत्थरों से बचने की कोशिश करते नजर आए थे। उसी दौरान एक पुलिस वाले ने पथराव कर रहे छात्रों पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई गई थी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। चंद सेकंड के बाद उस पुलिसकर्मी ने एक बार फिर से गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। वो दौड़ते हुए पुलिस बैरिकेडिंग के पास पहुंचे और सामने की तरफ गोलियां दागने लगे थे। बाद में पुलिस ने पथराव और बवाल कर रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया था। पुलिस के जवान और अधिकारी लाठियां लेकर प्रदर्शनकारियों को दौड़ाते नजर आए थे। भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। पुलिस के जवानों ने कुछ प्रदर्शनकारियों को पकड़ भी लिया था। आरोप ये लगाया गया कि पुलिसकर्मी ने छात्रों पर AK-47 राइफल से गोलियां चलाई थी और जैसे ही प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का वीडियो सामने आया, पूरे देश में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी घेर लिया। दावा किया कि पुलिस की फायरिंग में प्रदर्शन में शामिल 3 छात्र गोली लगने से घायल हो गए। उनमें एक छात्र की हालत गंभीर बताई गई। इलाज के लिए उसे पटना भेज दिया गया। और इस घटना को लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जानबूझकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 राइफल से गोलियां चलाई गईं। वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। कांग्रेस ने भी छात्रों पर AK-47 राइफल से गोलियां चलाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। पूरे मामले पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए और छात्रों पर AK-47 राइफल से गोलियां चलाने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी की इस पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। This is totally unacceptable and we firmly believe that Mr. Rahul Gandhi should apologize to the nation for spreading such kind of canards and falsity. समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने भी केंद्र सरकार पर छात्रों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए। हालांकि इस मामले में उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया जिन पर AK-47 राइफल से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के आरोप लगे थे। इधर दिल्ली में आंदोलन खत्म होने के बाद छात्र नेताओं ने जश्न मनाया तो बीजेपी नेता महेश जेठमलानी ने सवाल उठा दिए। एक बड़े होटल में जश्न मनाया गया, लेकिन जेठमलानी ने वहां किए गए खर्च को लेकर हैरानी जताई। इतने पैसे कहां से आए, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन उनके बयान पर घमासान मच गया। छात्र नेताओं के समर्थकों ने और कांग्रेस ने महेश जेठमलानी को घेर लिया। कांग्रेस ने उनको शांत रहने की सलाह दे दी और सीजेपी ने सफाई दी। महेश जेठमलानी ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला उसमें सीजेपी के नेता और समर्थक एक होटल में जश्न मनाते दिखे, नाचते गाते और खुशियां मनाते दिखे। दावा किया गया कि यह जश्न धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मनाया गया। वीडियो में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास भी दिखाई दिए। उनके साथ सीजेपी के समर्थक थे जो गानों पर झूम रहे थे। जीत का जश्न मनाया गया था पटेल नगर में एक होटल में, और इस होटल में जहां पर जिसका नाम रिलैक्स इन है, और यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये पार्टी यहां पर आयोजित की गई थी जिसमें 150 से 200 लोग शामिल थे। लेकिन महेश जेठमलानी ने इस जश्न पर सवाल उठाया। हालांकि उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। सीजेपी नेता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, लिखा कि आज की पीढ़ी सड़क पर आंदोलन भी कर सकती है, कॉफी पीते हुए बैठक भी कर सकती है और जश्न भी मना सकती है। सौरभ दास ने यह भी लिखा कि विरोध का तरीका बदल चुका है और इसे पुराने पैमाने से नहीं आंका जाना चाहिए। कांग्रेस भी महेश जेठमलानी के बयान पर भड़क गई।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो उन्हें शांत रहने की सलाह दे दी। सलाह दे रहे हैं हम उनको, शांत रहें, उनका मुंह बंद रखें, उनमें उन्हीं का लाभ है और उनकी पार्टी का भी लाभ है। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत। ये पहली बार नहीं जब महेश जेठमलानी ने सीजेपी पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी वो सीजेपी के आंदोलन और उसकी लीडरशिप को लेकर तीखी टिप्पणियां कर चुके हैं। उधर इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कुछ बीजेपी सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। गाड़ी से उतरने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को फूलों का गुलदस्ता दिया गया, उनके समर्थन में नारे लगाए गए। धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर कांग्रेस ने निशाना साधा। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट डालकर हमला बोला। विपक्षी सांसदों ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर और सदन के अंदर हंगामा किया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया और दिल्ली में छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर हंगामा किया। लेकिन सबकी नजरें इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान पर थीं। उनकी गाड़ी जैसे ही संसद भवन परिसर में पहुंची, वहां मौजूद कुछ बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत किया। किसी ने फूलों का गुलदस्ता दिया तो किसी ने मिथिला टोपी पहनाई। कुछ सांसदों ने इस दौरान उनके समर्थन में नारे भी लगाए। स्वागत के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सदन के अंदर चले गए, लेकिन इस स्वागत समारोह की तस्वीरों पर कांग्रेस भड़क गई। जयराम रमेश ने पोस्ट डालकर हमला बोला। लिखा कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत ऐसे किया गया मानो उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। उन्होंने इसे युवाओं के अपमान से जोड़ दिया। संसद की कार्यवाही के दौरान भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव दिखाई दिया। नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार की तरफ से जवाब आया कि विपक्ष ने बेवजह हंगामा किया। आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो सरकार पर छात्रों को धोखा देने का आरोप लगा दिया। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर पूरे दिन गहमा गहमी देखने को मिली। इधर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल सदन में पेश कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल सदन में पेश कर दिया। इस दौरान विपक्ष के सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन का ध्यान मुद्दों से भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन कर दिया। आईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया। ये टीम परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए काम करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो नीट पेपर लीक मामले में 26 दिनों तक अनशन पर थे और तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रिसेप्शन कार्यक्रम के दौरान भारी हंगामा हो गया, क्योंकि वहां पहुंची एक महिला ने स्टेज पर बैठे दूल्हे को अपना पति बता दिया। दावा किया गया कि उन दोनों की शादी 4 साल पहले हो गई थी, लेकिन बाद में झगड़े शुरू हो गए। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। शाहाना नाम की उस महिला ने तलाक की अर्जी लगा दी थी, लेकिन उनका आरोप है कि उनके पति ने बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी कर ली। बवाल बढ़ा तो पुलिस भी पहुंच गई। उसने महिला की शिकायत पर आसिफ मोहम्मद नाम के दूल्हे को पकड़ लिया, पूछताछ के लिए थाने ले गई। लेकिन इससे पहले जहां रिसेप्शन चल रहा था वहां खूब बवाल हुआ। आसिफ को अपना पति बताने वाली शाहाना उनके परिवार वालों से भिड़ गई। मेरी दूसरी शादी तमाशा मार रही है, देखो ये मारने पे हाथ उठा रही है। ऐसे कैसे दूसरी शादी हुई है? पूरा मेरा जीवन चाहिए। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये साथ में इनको हटाइए। आसिफ के परिजनों ने शाहाना को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से से आग बबूला नजर आई। बार बार ये आरोप लगाती रही कि आसिफ और उनके परिवार ने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में श्यामनगर नाम का एक इलाका है। ये मामला वहीं का है।
और वहां रिसेप्शन कार्यक्रम में करीब 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसे देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक गए, क्योंकि वो महिला जोर जोर से चिल्लाती रही और ये आरोप लगाती रही कि उन्हें धोखा दिया गया। आसिफ मोहम्मद ने धोखा दिया, उनके घर वालों ने धोखा दिया। अम्मी को बुलाओ, इनको मैं 1 महीना पहले मिल के गई थी। 1 महीना शाहना ने बताया कि उनकी और आसिफ मोहम्मद की शादी साल 2022 में हुई थी। प्रेम विवाह हुआ था, दोनों सोशल मीडिया के जरिए मिले थे, बाद में शादी कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उनमें झगड़े होने लगे थे, लड़ाई होने लगी थी। इसी के बाद शाहना ने आसिफ पर केस करा दिया था और तलाक मांगा था। हालांकि शाहना के मुताबिक बीते कुछ महीनों में उनके और आसिफ के बीच नजदीकियां दोबारा बढ़ गई थी। मेरे सारे व्हाट्सएप की चैटिंग देख लीजिए, हर महीने मुझसे मिलता है, हर महीने मुझसे बात करता, मुझे बोला लेके जाएगा, उसके बावजूद बिना मुझे बताए यहाँ पर दूसरी शादी कर ली। आसिफ की शादी की खबर जब शाहना को लगी तो वो सन्न रह गई। वो सीधे रिसेप्शन समारोह में पहुंच गई, वहां चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया और इसकी वजह से रिसेप्शन कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ गया। पुलिस भी पहुंच गई, उसने दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश की, मामले को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन शाहना नाम की उस महिला ने तो अपना आपा ही खो दिया। वो कभी आसिफ के परिवार वालों पर चीखती दिखी तो कभी अपनी किस्मत पर रोती नजर आई। शाहना के मुताबिक आसिफ के परिजनों ने भी उनकी एक नहीं सुनी। मेरी कोई इज्जत ही नहीं करती, हम बिल्कुल पता नहीं क्या है कि मतलब औरत को क्या समझते हैं कि शादी कर ली, लटका है, दूसरी कर ली, फिर कह रहे तीसरी शादी करेंगे। उनके परिवार वालों ने क्या कहा? उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि तुमने भी तो ये सब किया है, तुमको जो करना है मुकदमा करो, ये करो, क्योंकि उनको पता है कि मुकदमे में इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आसिफ मोहम्मद को थाने बुला लिया, पूछताछ शुरू कर दी ताकि इस मामले से जुड़ी हर एक चीज का पता लगाया जा सके। मौके पर यह पाया गया कि वहाँ पर शादी नहीं, रिसेप्शन चल रहा था। दोनों पक्षों को चौकी पे लाया गया, फिर उनसे वार्ता की गई। उनकी शादी का पूर्व का अपना विवाद था। शाहना का आरोप है कि तलाक वाले केस का निपटारा होने से पहले ही उनके पति ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सड़क चौड़ी करने के लिए दाल मंडी इलाके में लंगड़ा हाफिज नाम की मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मस्जिद का करीब 20 फीट हिस्सा सड़क के दायरे में आ रहा था। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी से बात की, पैमाइश की गई। इसके बाद मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने मजदूर लगवाकर उस हिस्से को खुद ही गिरवाना शुरू कर दिया। मस्जिद के आसपास की 24 दुकानों को पहले ही हटा दिया गया था। ये सभी दुकानें सड़क के दायरे में आ रही थी और लंगड़ा हाफिज मस्जिद का कुछ हिस्सा भी उसके दायरे में आ रहा था। जिला प्रशासन की निगरानी में मस्जिद के हिस्से को हटाने का काम शुरू किया गया। लगभग 20 फीट का हिस्सा जो है वो इस मस्जिद का जा रहा है। हमारे सामने आप पीछे लंगड़ा हाफिज मस्जिद को देख रहे होंगे, यही वो मस्जिद है जिसमें आज जो सुबह से ही जो मजदूर है वो उसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। दाल मंडी में बीते कुछ महीनों से सड़क चौड़ीकरण परियोजना चल रही है। पतली और संकरी गलियों को चौड़ा किया जा रहा है। दाल मंडी में मकानों पर, दुकानों पर और धार्मिक स्थलों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। सड़क के दायरे में आने वाली आखिरी मस्जिद लंगड़ा हाफिज मस्जिद के कुछ हिस्से को भी गिरा दिया गया। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत पुरानी दाल मंडी गली को 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा। पहले ये गली बेहद संकरी थी, मुश्किल से 3 से 4 मीटर चौड़ी थी। प्रशासन की तैयारी वाराणसी के कई सड़क से चौक पुलिस स्टेशन तक करीब 650 मीटर लंबी गली को चौड़ा करने की है। प्रशासन ने सड़क के दायरे में आने वाले 187 मकानों और 5 मस्जिदों को हटाने का फैसला लिया था। 150 से ज्यादा मकान गिरा भी दिए गए और सहमति बनाकर मस्जिदों को भी हटा दिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका के मुताबिक परीक्षा में पूछे कई सवाल एनसीईआरटी की किताबों के हिसाब से नहीं थे। याचिका में कोर्ट से ग्रेस मार्क को रद्द करने और रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की गई थी। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने लाठीचार्ज की जांच कराने और पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग की। उन्होंने अपनी याचिका में बिहार में छात्रों पर हुई फायरिंग का भी जिक्र किया।
लखनऊ विश्वविद्यालय में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड, केरल, कर्नाटक और पंजाब में हुए पेपर लीक के मामले को मुद्दा बनाया और विपक्ष पर निशाना साधा। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक कार पर पहाड़ का हिस्सा गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। 13 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी में सवार 15 लोग चंबा की पांगी घाटी की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा उस गाड़ी के ऊपर गिर गया। वो गाड़ी पिचक गई, चारों तरफ धूल का गुबार उठने लग गया। डर की वजह से वहां से गुजरने वाली तमाम गाड़ियां रुक गईं। वहां लंबा जाम लग गया। इससे पहले उस रास्ते से सामान ढोने वाली कई गाड़ियां गुजरती दिखीं। उन गाड़ियों के पीछे ही वो गाड़ी थी जिसमें 15 लोग सवार थे। जैसे ही वो गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी, पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा सीधे उसके ऊपर आ गिरा। इस हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस और बचाव टीम वहां पहुंची। उस गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में उस गाड़ी में सवार 6 महीने की एक बच्ची समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए वो रास्ता बंद हो गया। वहां पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबे का ढेर जमा हो गया, जिसे बाद में साफ कर दिया गया। और उधर गुजरात के खेड़ा में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। हर तरफ पानी भर गया, लोगों के मकानों में पानी घुस गया, खेतों में पानी घुस गया, फसल बर्बाद हो गई। खेड़ा जिले में पिछले कई दिनों से बेहिसाब बारिश हुई, जगह जगह पानी भर गया, लेकिन लोगों की मुसीबत तब बढ़ गई जब पानी उनके मकानों तक पहुंच गया। और उसके बाद सब कुछ पानी पानी हो गया। ना लोगों के मकान नजर आए, ना सड़कें नजर आईं, ना खेत नजर आए। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका ही पानी पर बसा हो। बाढ़ के पानी की वजह से धान की फसल डूब गई। किसानों की कई महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। उन्हें भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा कई लोगों के मकान भी पानी में डूब गए, जिसके बाद लोग अपने मकान छोड़ने को मजबूर हो गए। लोग ऊंचाई वाले इलाकों पर चले गए। उस इलाके की तमाम सड़कें भी गायब हो गईं। उनका नामो निशान मिट गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना तक मुश्किल हो गया। कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। खेड़ा जिले में पिछले कई दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बेहिसाब बारिश हो रही है और उसकी वजह से वहां की नदी नाले उफान पर आ गए। उनका पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। हर तरफ जलभराव हो गया और लोगों का जीना मुहाल हो गया। इधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए। जम्मू कश्मीर में हुई बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालात को देखते हुए चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आई बाढ़ में लापता हुए एक सरकारी कर्मचारी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना के जवान डॉग स्क्वाड के साथ अलग अलग इलाकों में पहुंचे और उस कर्मचारी की तलाश की गई। जम्मू क्राइम ब्रांच की टीम ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक में हुए भर्ती घोटाले मामले में आरोपी गुलाम रसूल वानी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। गुलाम रसूल वानी पर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी करने और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र देने का आरोप है। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बरसी से पहले जम्मू में कई स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक ईमेल के जरिए स्कूलों को 5 अगस्त के दिन बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस की कई टीमों ने अलग अलग स्कूलों में पहुंचकर जांच शुरू कर दी। उधर हरियाणा के पंचकुला में एक तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया। पहले उस बेकाबू कार ने सड़क पर एक दूसरी कार को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद भी वो कार रुकी नहीं। वो कार सड़क के किनारे मौजूद एक कॉलोनी में घुस गई। कॉलोनी के बाहर लगे लोहे के गेट को उड़ा दिया। गेट के बगल में मौजूद सुरक्षाकर्मी के रूम को तबाह कर दिया और फिर एक मकान के बाहर खड़ी एक दूसरी कार में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मकान के बाहर खड़ी वो कार बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए अंदर तक चली गई। घटना 1 रोज पहले हुई, सुबह 5:15 बजे के आसपास। उस वक्त सब कुछ सामान्य था, हल्की रोशनी हो चुकी थी। तभी एक कार सड़क से सीधे मोहल्ले की तरफ बढ़ गई। पहले कार ने सुरक्षाकर्मी के रूम को उड़ा दिया, उसके बाद लोहे के गेट को तोड़ डाला। गेट के पास एक मकान के बाहर 2 कार खड़ी थी। काले रंग की वो कार गेट को तोड़ते हुए सफेद रंग की कार से भिड़ गई। मकान की बाउंड्री वॉल टूट गई। हादसे के बाद वहां हंगामा मच गया। मकान के मालिक की पुलिस में शिकायत कर दी। शिकायत पर पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इधर दुबई से मुंबई आ रहे इंडिगो के एक विमान की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दुबई से मुंबई आ रहे एक विमान की गुजरात के राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया गया कि एयरलाइन कंपनी इंडिगो के उस विमान के सामान रखने वाली जगह से धुआं उठने लगा, जिसके बाद विमान की लैंडिंग कराई गई और उसमें सवार 194 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण रामपुर में पुलिस ने बड़ी तादाद में बम और बम बनाने का सामान बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में संतुलन बिगड़ने की वजह से कार नदी में जा गिरी। कार ओरछा से झांसी की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। कार के नदी में गिरते ही वहां ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने कार में सवार लोगों की जान बचा ली। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में हाथी के हमले में एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने महावत को गिरफ्तार कर लिया। इस बात की जांच में जुट गई कि हाथी अचानक बेकाबू क्यों हो गया। दिल दिला देने वाली यह घटना इंदौर के राजनगर इलाके में हुई। वहां एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन से भी कई साधु पहुंचे। वो अपने साथ हाथी को लेकर आए और उसी हाथी ने ऑटो रिक्शा चलाने वाले विजय नाम के व्यक्ति की जान ले ली। सड़क पर खड़े हाथी को वो गुड़ खिलाने पहुंचे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो हाथी के ठीक सामने खड़े होकर उसे गुड़ खिला रहे थे, लेकिन अगले ही पल वो उनके लिए काल बन गया। अचानक उसने विजय को अपनी सूंड से पटक दिया। पटकने के बाद उसने उनकी छाती पर अपना पैर रख दिया। विजय दर्द के मारे तड़प उठे। भारी भरकम हाथी ने उनकी हालत खराब कर दी। इस बीच ऊपर बैठे महावत ने हाथी को काबू में करने की बहुत कोशिश की। उसके सिर पर डंडे मारे। तब तक आसपास के लोगों ने मिलकर विजय को किनारे खींचा। दूसरे साधुओं ने मिलकर उन्हें जमीन से उठाना चाहा, लेकिन विजय की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। लोगों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां से उन्हें दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हाथी के हमले में उनकी मौत हो गई। इस अफरा तफरी में महावत हाथी को लेकर वहां से निकल गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उधर हरियाणा के पानीपत में एक अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगा कि उन्होंने पैर का इलाज कराने की पहुंची एक महिला के दिल का ही ऑपरेशन कर दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों से इंकार कर दिया। उसके मुताबिक मरीज के जो टेस्ट करवाए गए थे उनमें दिल की बीमारी का पता चला था। इसके बाद परिवार से इजाजत ली गई और फिर ऑपरेशन किया गया, लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने बिना बताए ही महिला के दिल का ऑपरेशन कर दिया। बाद में उनकी मौत हो गई और इसीलिए परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई। गुस्साए लोग पुलिस के सामने चीखते चिल्लाते दिखे। हमारे घर तो वीरान हो गया। डॉक्टर तो मजा ले रहा है। डॉक्टर तो अपने घर पे पड़ा हुआ बढ़िया मजा ले रहा है। ये नहीं देख रहा हूँ कि घर के कब बिगाड़ दिया। जब मना कर रहे हैं कि हम हमारा लड़का बच्चा जब आ जाएंगे तब हम करें, तब अपने मन से सारा काम खेल दिया। परिवार वालों के मुताबिक वो इलाज के पैसे आयुष्मान कार्ड से देने वाले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में डॉक्टरों ने पैर के बजाय दिल का ऑपरेशन कर दिया। आयुष्मान कार्ड से पैसे निकालने के लिए इन्होंने दिल की बीमारी बना ली। कोई बीमारी नहीं थी। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं गाजियाबाद के, जो हॉस्पिटल के सरकारी के हैं। परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने उनके फर्जी साइन कर लिए थे। दिल का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों ने ना तो उनसे कोई इजाजत ली और न ही कोई साइन करवाए। परिवार के इन आरोपों पर अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी और कहा कि अस्पताल के कर्मचारी ने साइन की जगह पर परिवार के सदस्य का नाम लिख दिया। वो एक्चुअली साइन नहीं, वो नाम है। हम अभी भी आपको ये बताते हैं, वो स्टाफ ने नाम लिख दिया। हाँ, ये हो सकता है उसने गलती कर दी हो, उसको नॉलेज ना हो। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ गलत इलाज करने और फर्जी साइन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली। उधर राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई एसआईटी का गठन कर दिया गया। राम मंदिर दान चोरी केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई एसआईटी का गठन कर दिया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। इस केस की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को E20 पेट्रोल से जुड़े फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में मुकदमे की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने एक्स, मेटा और गूगल समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति दी। नितिन गडकरी ने फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाए जाने और राहत दिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में अपील की थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे का प्राइवेट पार्ट जलाने के आरोप में एक टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक उस बच्चे के पैंट में पेशाब करने की वजह से वो टीचर नाराज थी। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि उस टीचर ने उसके प्राइवेट पार्ट को गर्म चाकू से जला दिया। इधर महाराष्ट्र के नासिक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। ड्राइवर ने ट्रक से अपना नियंत्रण खो दिया। ट्रक सड़क पर डगमगाने लगा। गनीमत रही कि इस दौरान वहां से गुजर रही दूसरी गाड़ियों से उसकी टक्कर नहीं हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो ट्रक सड़क किनारे बनी रेलिंग से टकरा गया। भारी भरकम ट्रक से टकराते ही रेलिंग टूट गई। ट्रक का आधा हिस्सा सड़क पर था और आधा हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया और देखते ही देखते ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, जमीन पर पलट गया।
कई फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके ऊपर का हिस्सा बुरी तरह टूट गया। उसके पहिए आसमान की तरफ उठ गए। ट्रक से धुआं निकलने लग गया। जिस जगह ट्रक पलटा वहां कई गाड़ियां खड़ी थी। ट्रक खड़े थे। गनीमत रही कि हादसे के दौरान वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन जो ट्रक नीचे गिरा उसका ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। वो ट्रक के अंदर ही फंसा रहा। हादसा नासिक के सिन्नर MIDC बाईपास पर हुआ। बाद में लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में नदी के कटान से परेशान कुछ महिलाओं ने राज्य के परिवहन मंत्री का घेराव कर दिया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की गाड़ी को घेर लिया। उनके सामने ही नारे लगाने लग गए। साफ कहा कि पहले समस्या दूर करो तभी हटेंगे। इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। मंत्री के सुरक्षाकर्मी एक्शन में आ गए। किसी तरह दयाशंकर सिंह को गाड़ी में बिठाया और वहां से निकल गए। परिवहन मंत्री बलिया सदर विधानसभा सीट से ही विधायक हैं। इलाके के लोग लंबे वक्त से गंगा नदी के कटान से परेशान थे। इस मुद्दे पर धरने पर बैठे थे और जब दयाशंकर सिंह उन्हें जब समझाने पहुंचे तो लोग भड़क गए। 2 कह दिया कि आश्वासन से कुछ नहीं होगा, वादों से कुछ नहीं होगा। इस बार कार्रवाई चाहिए, पक्का समाधान चाहिए। सरकार लिख कर दे तभी पीछे हटेंगे। लिखित चाहिए, लिखित गुस्साई महिलाएं दयाशंकर सिंह की गाड़ी के आगे खड़ी हो गईं। कई लोग खड़े हो गए। मंत्री जब अपनी गाड़ी में किसी तरह बैठ गए तब भी लोग टस से मस नहीं हुए। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। दयाशंकर सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परिवहन मंत्री काफी देर तक गुस्साए लोगों के बीच फंसे रहे। उनके सुरक्षाकर्मी भी बेबस दिखे। लोगों को हटाने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग मंत्री को अपने साथ अपने इलाके में ले जाने की जिद पर अड़ गए ताकि दयाशंकर सिंह अपनी आंखों से लोगों की परेशानी देख सकें, वहां के हालात देख सकें। लोगों के मुताबिक हर साल कटान की वजह से उनकी जमीनें नदी में समा जाती हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, मकान ढह जाते हैं। इसलिए सरकार इस समस्या का पक्का इलाज करे, उनकी परेशानी दूर करे। इधर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में NIA ने मानव तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में NIA की टीम ने मानव तस्करी के आरोपी गुलाम जामा को गिरफ्तार करने का दावा किया। NIA के सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला गुलाम जामा पिछले कुछ समय से दुर्गापुर में रह रहा था। गैंगस्टर जोबन बिल्ला को इंडोनेशिया से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक उसे 20 जुलाई को ऑपरेशन नोमैड हंट के तहत हिरासत में लिया गया था। उस पर विदेश में छिपकर पंजाब में अपना नेटवर्क चलाने का आरोप है। पंजाब में उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। राजस्थान के अलवर में गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर कई हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। हिंदुवादी संगठनों के सदस्य जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे और 5 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मांग को लेकर अलवर की तरह दौसा में भी हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। उधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में कुछ युवकों पर आरोप लगा कि उन्होंने जन्मदिन मनाने के नाम पर सड़क पर हुड़दंग मचा दिए। सड़क पर गाड़ी खड़ी करके तेज आवाज में गाने बजाए, शराब पी, हुक्का पिया। इस पर कुछ लोग भड़क गए। उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उन युवकों को फटकार लगाई और उन्हें तुरंत वहां से जाने की चेतावनी दी, क्योंकि वो युवक सड़क किनारे कार खड़ी करके झूमते नजर आए। एक युवक कार के आगे एक हुक्का रखकर उसे पी रहा था। उसके पास खड़ा युवक सिगरेट पीता नजर आया। कार के सारे दरवाजे खुले थे। कार में तेज आवाज में गाना चल रहा था। सभी युवक झूम रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ी। वो उन युवकों पर भड़क गए। बस फन करने के लिए आए थे, बर्थडे था। फन यहाँ करोगे? गलती हो गई यार। हैं? पता नहीं था यार, दिल्ली से आए हो। दिल्ली से आओ तो यहाँ। पूछताछ में पता चला कि वो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए वहां रुके थे। इस दौरान उनकी कार में बियर के कैन भी नजर आए। लोगों ने आरोप लगाया कि वो खुलेआम बियर पी रहे थे। हिंदू धर्म में चित्रकूट की काफी मान्यता है और वहां पर इस तरह की हरकत होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वहां बियर पीने पर आपत्ति जताई। ये MP है? MP है भैया, पीछे वो देखिए नगर पंचायत। चित्रकूट धर्म नगरी है, यहाँ वो करने आए हो? बियर पी रहे हैं भैया, बोतल साइड पे पड़ी है। और तो हुक्का तुम ये बियर पी रहे हैं भैया, बियर वो रखी है, बियर वो रखी है। हंगामा बढ़ने पर उन युवकों ने माफी मांग ली। लोगों ने भी उन्हें तुरंत वहां से जाने की हिदायत दी, जिसके बाद सभी युवक वहां से चले गए। उधर अमेरिका की न्यूज एजेंसी AP ने रिपोर्ट दी कि टेस्टिंग के दौरान AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI के एक AI मॉडल ने दूसरी AI कंपनी के सर्वर को हैक कर लिया। वो खुद ही उसके सिस्टम में घुस गया, साइबर अटैक कर दिया उसने और अपनी तय सीमा तोड़ दी।
इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, टेक कंपनियों को हैरत में डाल दिया। कई कंपनियों ने तो इसे बड़ी चेतावनी भी माना। बाद में ओपन एआई ने इसकी जांच शुरू कर दी। जिस एआई कंपनी के सर्वर को हैक किया गया उसने भी जांच शुरू कर दी कि ये कैसे हो गया। ओपन एआई कंपनी के मुताबिक वो अपने नए एआई मॉडलों की जांच कर रही थी। उसने GPT 5.6 सोल नाम से एक नया एआई मॉडल बनाया है। उसकी भी टेस्टिंग चल रही थी कि वो कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियां पहचान सकते हैं या नहीं। कंपनी ने बताया कि उसके नए एआई मॉडल GPT 5.6 सोल ने खुद ही यह फैसला ले लिया कि जिस सवाल का जवाब उसे ढूंढना है वो शायद हगिंग फेंस नाम की नई एआई कंपनी के पास हो सकता है। मतलब किसी ने उसे ऐसा करने के लिए निर्देश नहीं दिया, उसने खुद ही ये कदम उठाया। और उसके बाद ओपन एआई का नया मॉडल हगिंग फेस के सिस्टम तक पहुंच गया। उसने हगिंग फेस कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया। यही नहीं, उसने उस कंपनी की ऐसी कमजोरी भी खोज निकाली जो उसे पता ही नहीं थी। दावा किया गया कि उसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसने काम किया। अब इस पूरे मामले की जांच ओपन एआई और हगिंग फेस ने मिलकर शुरू कर दी कि दूसरी एआई कंपनी के सिस्टम को उसने किस तरह हैक कर लिया। इधर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कई जगहों पर बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से संगम क्षेत्र के पास नहीं जाने की अपील की। गुजरात के वलसाड में भीषण बाढ़ के बीच लोगों ने स्विमिंग ट्यूब के जरिए एक बच्चे की जान बचाई। वो बच्चा और उसका परिवार बाढ़ में फंस गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर आसपास रहने वाले लोग उस बच्चे के घर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। उधर पुतिन की सेना ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन को थर्रा दिया। रूसी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने डोनेस्क और सुमय में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह कर दिए। डोनेस्क में मौजूद यूक्रेन के ड्रोन कमांड पोस्ट को मिट्टी में मिलाने का दावा किया। आसमान से इतना बारूद बरसाया कि पूरा डोनेस्क हिल गया और आसमान से गिरती मिसाइलों और बमों की चपेट में जो कुछ भी आया उसके नामो निशान मिट गए। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला करने के लिए रूस ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई 34 को उतारा। रूस के लड़ाकू विमानों ने ज़ेलेंस्की की सेना पर आसमान से मिसाइलों और बमों की बारिश कर दी। इमारतों पर बम गिरे तो वहां तबाही मच गई। एक के बाद एक कई धमाके हुए और हर धमाके के साथ बड़ी बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में बदलती चली गईं। डोनेस्क के एक दूसरे इलाके में भी रूसी सेना ने रॉकेट और मिसाइलें गिराई। जमीन से टकराते ही वहां आग के बवंडर उठते दिखाई दिए। एक दो नहीं, कई धमाके हुए। यूक्रेन के सुमई पर भी पुतिन की सेना ने कहर बरपाया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सुमई में उसकी सेना ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों पर एक साथ हमले किए। संभलने तक का मौका नहीं दिया। रूस का कहना है कि डोनेस्क में उसकी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने उड़ा दिए। सुमई में भी रूसी सेना ने काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। और रूसी सेना ने डोनेस्क और सुमई के अलावा यूक्रेन के खार्किव पर भी हमले किए। वहां भी रूस के लड़ाकू विमानों ने आसमान से ताकतवर मिसाइलें गिराई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की फौज ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमले किए। यूक्रेन के मुताबिक रूस के हमले में 40 साल की एक महिला की मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए और जहां जहां रूस की मिसाइल और रॉकेट गिरे वहां कुछ भी नहीं बचा। चंद सेकंड के अंदर वहां सब कुछ तबाह हो गया। एक रोज पहले खार्किव पर रूस ने सुबह करीब 9 बजे हमला किया। आसमान से रूस का एक रॉकेट गिरता नजर आया। खार्किव के एक रिहायशी इलाके में मौजूद एक मकान के ऊपर रॉकेट गिरा और जैसे ही रॉकेट मकान से टकराया वहां जोरदार धमाका हुआ। आग का बवंडर उठता नजर आया। धरती हिलने लग गई। पूरा इलाका दहल गया। धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके को ढक लिया। खार्किव शहर के मेयर के मुताबिक रूस के हमले में एक मकान पूरी तरह तबाह हो गया। आसपास मौजूद 10 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। हमले की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ बच्चे भी बताए गए। और इन हमलों के बाद यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई की तो रूस की सबसे अमीर महिला को भी हिलाकर रख दिया। उनके सामने मुसीबतें खड़ी कर दी। रूस में जो सबसे अमीर महिला है उनका नाम है तत्याना किम। वो वाइल्ड डेब्रीज नाम की ई कॉमर्स कंपनी की मालकिन है। वाइल्ड डेब्रीज को रूस की अमेज़न भी कहा जाता है। वहां ऑनलाइन सामान बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसके गोदाम पूरे रूस में फैले हैं।
लेकिन बीते एक हफ्ते में यूक्रेन की सेना वाइल्ड बेरीज के कई गोदामों को दहला चुकी है, उन पर ड्रोन हमले कर चुकी है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि वाइल्ड बेरीज कंपनी चोरी छिपे रूस की सेना के लिए भी काम करती है। इसके गोदामों से आत्मघाती ड्रोन के पुर्जों की सप्लाई की जाती है और उनका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए किया जाता है। इसीलिए ज़ेलेंस्की की फौज ने वाइल्ड बेरीज के गोदामों पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में मौजूद उसके 3 गोदामों पर ड्रोन बरसा दिए। उन गोदामों पर बम की तरह फटने वाले कई ड्रोन गिरे। विस्फोट हुआ तो आग लग गई, लपटें उठने लगी, धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई, गोदाम के लगभग हर हिस्से तक पहुंच गई। वहां से निकल रहा काला धुआं आसमान तक पहुंच गया। आसमान में धुएं का बवंडर बन गया और इसके बाद तो हालात लगातार बिगड़ते ही चले गए। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई, आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर हो चुकी थी कि उसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए, क्योंकि उस आग को देखकर ऐसा लगा मानो वहां ज्वालामुखी फट पड़ा हो। कार से जा रहे कुछ लोगों ने इस खौफनाक मंजर को देखा तो बस देखते ही रह गए। ये हमले रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में किए गए। यूक्रेन की पूर्वी सीमा से इस शहर की दूरी 1100 किलोमीटर के आसपास है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि वहां कुछ ही घंटों के अंदर ई-कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज के 3 गोदामों पर ड्रोन अटैक किया गया। इससे पहले मॉस्को में भी इस कंपनी के गोदाम पर हमला हुआ था, तंबोव में हमला हुआ था, कृष्णादार में हमला हुआ था, क्राइमिया में हमला हुआ था। एक हफ्ते के अंदर 8 गोदामों पर बारूद की बारिश की गई, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ये वाइल्ड बेरीज कंपनी है। ये सिर्फ ऑनलाइन सामान ही नहीं बेचती, बल्कि गुपचुप तरीके से रूसी सेना की मदद करती है। अपने गोदामों में ड्रोन समेत दूसरे हथियारों के पुर्जे रखती है और उन्हें जंग के लिए रूस के सैनिकों पर पहुंचाती है। ये कहना है ज़ेलेंस्की का। हालांकि पुतिन की सरकार ने इन दावों को खारिज किया, झूठ बताया। रूस की सबसे अमीर महिला और वाइल्ड बेरीज कंपनी की मालकिन तत्याना किम ने भी ज़ेलेंस्की के दावों से इंकार किया, साफ किया कि उनकी कंपनी सैन्य हथियारों की सप्लाई नहीं करती। इधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में तेज रफ्तार एक कार की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भीषण टक्कर के बाद एक मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई और एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों सड़क से गुजर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वो हादसे का शिकार हो गए। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक बेकरी में खाने के सामान पर चूहा घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो वीडियो वहां की मशहूर बेकरी का बताया गया, जिसमें ट्रे पर रखी नमकीन पर चूहा इधर से उधर घूमता नजर आया। उधर ईरान पर हमले रोकने का ऐलान करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दुनिया का रक्षक बता दिया, दुनिया का मसीहा बता दिया खुद को। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और दावा किया कि 2 हफ्ते की लड़ाई में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा, उसके दर्जनों सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया, जबकि ईरान ने इससे साफ इंकार किया। उसका दावा है कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी और युद्ध के मैदान में उससे तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यानी अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले भले ही बंद कर दिए हों, लेकिन जुबानी जंग जारी रखी। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी उन तस्वीरों में ट्रंप अलग अलग अंदाज में नजर आए। एक तस्वीर में देखा कि अमेरिका के लड़ाकू विमान ईरान के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, मिसाइल गिरा रहे हैं। इसी तस्वीर में ट्रंप की फोटो भी दिखी। तस्वीर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था द गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ट्रंप ने खुद को दुनिया का रखवाला बता दिया। एक तस्वीर में ट्रंप को युद्धपोत चलाते दिखाया गया, मानो वो खुद युद्ध के मैदान में उतर गए हों और दुश्मन पर हमले कर रहे हों। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी तरह की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिकी फौज ने इस लड़ाई में ईरान को चारों खाने चित्त कर दिया, उसे धूल चटा दी, और ये सब ट्रंप की नीतियों और उनकी रणनीतियों की वजह से ही हो पाया। लेकिन ईरान के अमेरिका और ट्रंप के इन दावों को फर्जी बता दिया कि वो हवाई बातें कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसकी फौज ने दुश्मन के हर हमले का जवाब उसे उसी की भाषा में दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है कि बीते 2 हफ्तों में जो लड़ाई हुई उसमें अमेरिका को कई मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ा। उसके 1 दर्जन से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमलों में तबाह हो गए, रेडार सिस्टम तबाह हो गए, लड़ाकू विमान तबाह हो गए, एयरबेस तबाह हो गए। ये रिपोर्ट कहती है कि इससे अमेरिका को करीब 2000 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ, यानी भारतीय रुपयों में अमेरिका के करीब 2 लाख करोड़ रुपए जंग की आग में राख हो गए। हालांकि ये आंकड़े ईरान की तरफ से ही दिए गए, अमेरिका की ओर से इनकी पुष्टि नहीं की गई।
और इस सबके बीच यमन के हूती लड़ाकू ने सऊदी अरब में इस्तेमाल किए जा रहे बारकताश ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। उनके मुताबिक ड्रोन यमन के अल जौफ प्रांत में उड़ रहा था, निगरानी कर रहा था, लेकिन उसे तबाह कर दिया गया। हमला ऐसे वक्त में हुआ जब सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि सऊदी अरब ने हूती लड़ाकों के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन हूती विद्रोहियों ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया। इसमें तुर्की का बारकताश ड्रोन जमीन पर गिरा दिखा, आग की भीषण लपटों में घिरा दिखा। उसके पास हूती के कई लड़ाके नजर आए, सब ड्रोन के तबाह होने का जश्न मनाते दिखे। सऊदी अरब के खिलाफ जंग और तेज करने की हुंकार भरते दिखे। उनके मुताबिक तुर्की में बना बारकताश ड्रोन जो सऊदी अरब इस्तेमाल कर रहा था वो यमन के अल जौफ प्रांत में उड़ रहा था, हूती लड़ाकों के ठिकानों की निगरानी में जुटा था। ये प्रांत यमन के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, इसकी सीमा सीधा सऊदी अरब से लगती है। उसी इलाके में हूती लड़ाकों ने ड्रोन को मार गिराया। हूती लड़ाकों ने जिस ड्रोन को तबाह करने का दावा किया वो तुर्की ने सऊदी अरब को दिया था। बारकताश ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला ड्रोन है। ये निगरानी कर सकता है, हमला कर सकता है, मिसाइल और बम ले जा सकता है। इससे एक रोज पहले सऊदी अरब की गठबंधन सेना ने यमन में हूती लड़ाकों के कई ठिकानों पर हमले का दावा किया था। बाद में हूती लड़ाकों ने भी सऊदी अरब के तेल ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया था। इधर ईरान में अमेरिका के हमले रुकने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका और ईरान के बीच हमलों में कमी आने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 5% तक गिरावट दर्ज की गई। पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच हमलों के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच हमले रुके तो शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। आईटी, ऑटो और फार्मा सेक्टर में आई तेजी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छा कारोबार किया। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स में 776 अंकों की और निफ्टी में 228 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शेयर बाजार में आई तेजी की वजह से निवेशकों की संपत्ति 5.20 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। उधर काला सागर में सामान ढोने वाले जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। घटना पर अपनी आपत्ति जताई, दो टूक कहा कि आगे से ऐसा हमला ना हो। घटना 18 जुलाई को हुई थी। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने काला सागर से गुजर रहे उस जहाज पर ड्रोन अटैक किया था। जहाज पर चालक दल के 10 सदस्य थे, उनमें 3 भारतीय थे और इसी हमले में सागर गुप्ता नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। वो जहाज पर चीफ ऑफिसर के पद पर थे। यूक्रेन के ड्रोन हमले में उनकी जान चली गई। घटना पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने भारत में यूक्रेन के राजदूत को बुलाया, हमले की कड़ी निंदा की, साफ कहा कि मालवाहक जहाजों पर हमला मंजूर नहीं होगा, आम नागरिकों पर हमला मंजूर नहीं होगा। करीब 15 मिनट तक यूक्रेन के राजदूत यहां विदेश मंत्रालय में रहे और भारत ने अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराई। इसके साथ ही भारत ने सभी पक्षों से अपील की कि वो समुद्री रास्तों को और सुरक्षित बनाएं, मिलकर काम करें ताकि युद्ध के समय भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जारी रह सके। 18 जुलाई को यह घटना काला सागर में हुई थी। काला सागर यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से के किनारे बसा है। मालवाहक जहाज वहां से गुजर रहा था, तभी उस पर ड्रोन से हमला हो गया। हमले में भारतीय नागरिक सागर गुप्ता की मौत हो गई। चालक दल के दूसरे सदस्य सुरक्षित रहे और इस घटना के बाद रूस ने भी एक मालवाहक जहाज पर अटैक कर दिया। उसके भी हमले का खामियाजा भारतीयों को भुगतना पड़ा। यह जहाज यूक्रेन के ओडेसा से निकल रहा था, तभी उस पर ड्रोन से हमला हो गया। अटैक होते ही जहाज भीषण आग की लपटों में घिर गया। बीच समंदर में वो आग का गोला बन गया। उस पर सवार 2 भारतीय लापता बताए गए। उस पर चालक दल के कुल 9 सदस्य सवार थे, उनमें 4 भारतीय थे। बाकी लोग तो सुरक्षित रहे, लेकिन 2 भारतीयों का कुछ पता नहीं चल सका। काला सागर में उनकी तलाश शुरू कर दी गई। इधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक व्यक्ति ने 3 महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले से पेरिस में दहशत मच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कहा कि उसे अल्लाह ने ऐसा करने का आदेश दिया था। यह घटना दिन दहाड़े हुई। उस वक्त सड़क पर कई लोग घूम रहे थे, तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक के बाद एक 3 महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। उन महिलाओं में एक महिला गर्भवती थी और उन्हें चाकू मारने के बाद वो व्यक्ति भागता नजर आया। उसके दोनों हाथों में चाकू थे। वो हाथ में चाकू लेकर बीच सड़क पर भाग रहा था। भागते भागते वो एक महिला से टकरा गया। वो गिरते गिरते बचा, लेकिन इसके बाद भी वो व्यक्ति रुका नहीं, वो भागता रहा। ये देखकर सड़क पर घूम रहे लोग बुरी तरह डर गए। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद एक पुलिसकर्मी ने उस व्यक्ति को दबोच लिया, उसे जमीन पर पटक दिया, उसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति ने बताया कि अल्लाह के आदेश पर उसने ऐसा किया। इसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आरोपी ने जिन 3 महिलाओं पर हमला किया, उनमें 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई गई।